मिलते हैं हमें जो हमारा भोजन जो प्राप्त होता है वो हमारे वनस्पतियों से भी होता है और हमारे एनिमल सोर्सेज से भी होता है, ठीक है ना। तो हमारे जो प्रोटीन बने हुए होते हैं बेसिकली इनकी छोटी छोटी चेन होती हैं जिनको हम बोलते हैं, इसका जो यूनिट जो है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो होता है हमारा अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जैसे हमारे घर में ना, जैसे हमने सेल्स पढ़ा था ना, एक एक सेल जोड़ के हमारा पूरा शरीर बनता है, तो ऐसे ही प्रोटीन्स में जो होते हैं, जो उनकी सबसे छोटी इकाई होती है अमाइनो एसिड्स, वो मिल मिल के जो है जोड़ जोड़ के हमारे जो है शरीर को, प्रोटीन को बनाते हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर सहायक है। ये बेसिकली हमारे फिजिकल जो बॉडी पार्ट जो एक्चुअली है ना, उनको बनाने में मदद करते हैं ये। जैसे कि हमारे मसल्स हैं, है ना, हमारे स्किन, हेयर, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, वहां पे जो हमारे प्रोटीन्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता जो है पड़ती है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं हमारे, वो होते हैं अमाइनो एसिड। और यहाँ पर भी हमारे कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, लेकिन उन्हीं के साथ हमारी एक इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये जो हमारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से जो चेन बनाकर रखते हैं, वो जो चेन्स हम उनको बोलते हैं पेप्टाइड, पेप्टाइड लिंकेजेस हम उनको बोलते हैं। तो ये काफी बड़ी बड़ी चेनें भी बन जाते हैं। तो अमाइनो एसिड जो होते हैं कई सौ से लेके कई हजारों की संख्या में जुड़कर जो है ना, ये अलग अलग तरीके से जो एक तरह से लड़ियां बनाते हैं, चेन बनाते हैं। तो ये हमारे नेचुरली जो है हमारे प्रेजेंट रहते ही हैं हमारे वनस्पतियों में, और हम इनको प्राप्त करते हैं किसी भी सोर्सेस से, एनिमल सोर्सेस या वेजिटेबल सोर्स से, ठीक है। और ये हमारे शरीर के अंदर कुछ और कंपाउंड में भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि हमारे एंजाइम्स जो होते हैं, है ना, जो कि हमारे, जब हमने पढ़ा था, जब हमारे पाचन क्रिया में जो सहायता करते हैं, किसी चीज को एब्जॉर्ब करने में सहायता करते हैं, जो हमारे शरीर के हार्मोन्स जो होते हैं वो भी इन्हीं से ही बने होते हैं। और हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं, जो कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता में कार्य करती हैं, वो भी हमारे प्रोटीन से ही बनी हुई होती हैं। ओके, तो प्रोटीन शब्द बेसिकली जो आया है वो ग्रीक से आया है। ग्रीक शब्द था प्रोटीन्स, जिसका मतलब था कि जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई हो, प्राइम इंपॉर्टेंस से हमारे प्रोटीन आए थे। तो पहले इसमें शायद नहीं लिखा, लेकिन जो सबसे पहले ये जो शब्द था, ये जो यूज करा गया था, जो स्वीडन के एक जो केमिस्ट थे, जॉन जैकब बर्जुलिस, उन्होंने इस शब्द का इजाद किया था 1838 में। तो हमारे जो प्रोटीन होते हैं ये हमारे बहुत ज्यादा संख्या में हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बहुत जो हमारे ऑर्गेनिक जो हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली उसमें होते हैं, और हमारे शरीर के अंदर इनका बहुत इम्पोर्टेंट जो होता है काम होता है। ये हमारे लाइफ के लिए भी वैसे तो सभी जरूरी हैं, तो ये बहुत ही हमारे उसमें जरूरी है। ये देखिए, ये जो है ना अमाइनो एसिड्स, अलग अलग तरीके के अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो जो कि ये मिलके क्या बनाते हैं, चेन्स से जुड़े हुए होते हैं। ये चेन्स को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। तो अलग अलग तरीके के ये हमारी चेन्स बनती हैं। तो बेसिकली ये तो हमारे एसेंशियल है, हाँ। तो हमारे जो प्रोटीन्स को, इनको बेसिकली हम बताए क्या कहते हैं, इनको कहते हैं वर्क हॉर्सेस, क्योंकि ये हमारे को जो है बहुत सारे कार्य करने के लिए जो है ये मदद करते हैं हमारे। और जो इसके अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो बेसिकली हमारे ये कुछ इसमें बहुत ही जरूरी होते हैं, उनको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को कहते हैं, कि जो कि हमारे भोजन में जो है होते ही, प्रेजेंट होते ही होते हैं। और अगर इनकी जो कमी होती है, तो हमारा भोजन जो है वो इतना अच्छा जो है नहीं, हम उसको कहते हैं रिच फूड नहीं में नहीं आता, रिच प्रोटीन। तो कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ हमारे नॉन एसेंशियल होते हैं, ठीक है ना। और एनर्जी कितनी देते हैं प्रोटीन हमारे, कोई बताएंगे? 4 आई थिंक 4 मैम 4 कैलोरी जैसे बताया था कार्बोहाइड्रेट देते हैं कार्बोहाइड्रेट ना, का। वेरी गुड, जैसे कार्बोहाइड्रेट देते हैं ना, ऐसे ही ये भी हमारे जो है एनर्जी देते हैं। 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4 किलो कैलोरी जो है एनर्जी देता है, ठीक है। तो अब ये जो हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, जो हमारे टोटल हम मान के चलते हैं 20 हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं,
ठीक है, उनमें से 9 जो है ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। इनको हमारे शरीर के, ये एक्चुअली हमारा शरीर इनको बनाता ही नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर होने चाहिए। तो ये सिंथेसाइज हमारे बॉडी से नहीं होते हैं, ये हमें अपने भोजन के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, तो इनकी बहुत जरूरत होती है, एसेंशियल ये हमारे होते हैं। जैसे कि इनके क्या है, हमारे जो है हिस्टेडीन है, वेलिन है, ट्रिप्टोफैन है, थियोनीन है, फेलानोलानिन है, मियोथेनिन है, लाइसिन है, ल्यूसिन है और आइसोल्यूसिन है। ये हमारे बहुत ही एसेंशियल में आते हैं। जो बाकी के बच्चे 11 टोटल 20 होते हैं, ये जो 11 होते हैं ये हमारे नॉन एसेंशियल में आते हैं। ये हमारे जो यहाँ पर आप पढ़ेंगे, और ये एक्चुअली हमारे जो है शरीर के अंदर ही ये हमारे बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें बाहर से ही लेने की जरूरत होती है। तो ये नॉन एसेंशियल है कि हमारे भोजन में ऐसा नहीं है इनकी होनी चाहिए, ये हमें भोजन से ही प्राप्त तो करने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो हमारा भोजन इनसे ही होना चाहिए। तो लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट। अब आप सोचोगे ये तो मिल रहे शरीर बना रहा है, लेकिन बना रहा है तो शरीर के अंदर भी बनने चाहिए, इंपॉर्टेंस इनकी भी है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंस इनकी भी है। इसके बाद जो हमारे हाँ, अगर हमारे भोजन में से ये इनमें से जो असेंशियल वाले जो होते हैं अगर कमी होगी तो हमारा भोजन वो इतना अच्छा प्रोटीन रिच डाइट हम नहीं कहेंगे। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने भोजन में जो है ना मिक्सिंग करते हैं कि हमारे जो है हर तरह का हमें जो मिल जाए। जैसे कि हम हमारे जो पल्सेस जो दालें होती हैं वो हमारे उनके अंदर मियोथानिन नहीं होता है ना, लेकिन उनके लाइसिन होता है। और हमारे जो अनाज होते हैं जैसे सीरियल्स जो हमारे होते हैं उनके अंदर वो लाइसिन नहीं होता है, उनका मेथिनीन होता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर लेते हैं। तो हम जैसे दाल रोटी हम खाते हैं या दाल चावल खाते हैं या जो हम खिचड़ी बनाते हैं, तो क्या होता है कि उसके अंदर हमारे उसके अंदर जो एसेंशियल होता है और इसके अंदर होता है दोनों ही मिल जाते हैं, तो हमारा वो कंप्लीट फूड हो जाता है। वो हमारा उससे हमारे जो खाने के अंदर प्रोटीन की क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। जब हम एक से ज्यादा तरह का भोजन मिला लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो हमारे हम भारतवर्ष में हम खाने को इन्हीं तरह से लेते हैं, जैसे सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन। जैसे कि हम डोसा जो बनाते हैं ना, डोसे में क्या होता है, जो आपका घोल जो बनता है उसमें चावल और जो जैसे उड़द की दाल, उन दोनों को भिगो के पीस के बनाते हैं, है ना। तो वो कॉम्बिनेशन उसका बनता है। ठीक है ना, दाल रोटी हम खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, है ना। जैसे दलिया भी होता है जो हम दूध में और उसमें हम जो है गेहूं मिलाते हैं, है ना। तो उसमें और जो है माछ भात जो हम खाते हैं, भात जैसे चावल को कहते हैं, माछ मतलब मछली जो होते हैं, राइस ऑफ फिश कहते हैं। ये सब क्वालिटी ऑफ फूड के जो है बढ़ा देते हैं और हमें जो है पूरा अच्छा एक प्रोटीन जो है मिलना शुरू हो जाता है। तो अब ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है, हम सोर्सेस की बात करेंगे, प्रोटीन हमें मिलते कहाँ हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम अपने एनिमल सोर्स और जो हमारे वेजिटेबल सोर्सेज होते हैं। एनिमल सोर्सेज से हमें जो पोल्ट्री होती है बेसिकली, जैसे कि हमारा चिकन होता है ना। जो लोग एग्स लेते हैं और बाहर के देशों में और जैसे डक वगैरह या टर्की जो सब लेते हैं, ये जो पोल्ट्री के उसमें होते हैं, यहाँ से हमें जो है प्रोटीन प्राप्त होता है। फिर कुछ सी फूड भी होते हैं जो समुद्र के जो हमसे प्राप्त होते हैं, जैसे कि मछली जो है ना। और कुछ लोग जो मॉलस्क खाते हैं, तो ये वो सब सी फूड टाइप के जो होते हैं उनके अंदर भी प्रोटीन बहुत मात्रा में होता है। और जो फिर दूध से बनी हुई चीजें होती हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि दूध है ना, पनीर है, चीज हो गया, योगर्ट है, दही जो हमारा होता है, दूध से बनी हुई चीजें। और फिर अंतिम में हमारा होता है रेड मीट। तो रेड मीट जो हमारा होता है जिसमें कि हम मटन है, गोट का मीट जो है ना, लैम्ब का जो बीफ जो खाते हैं या पोक खाते हैं, वो सारा इसके अंदर जो है प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और अगर हम बात करते हैं वेजिटेबल सोर्सेज की, तो वेजिटेबल सोर्सेज में सबसे पहले हम बात करते हैं पल्सेस की या लेग्यूम्स की। तो दालों में मतलब हमारे लेग्यूम्स जो होते हैं वहां पर उनमें प्रेजेंट होता है। तो हमारे जो लेंटिल्स होती हैं, जो हमारी दालें हैं, और हमारे जो बीन्स हैं, मटर हैं, सोयाबीन होता है ना। और जो सोयाबीन से जो भी हमारे जो प्रोडक्ट बनते हैं, सोयाबीन से जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि हम जो
टोफू होता है ना। तो ये है, तो ये सब हमारे प्रोटीन रिच फूड होते हैं। मूंगफली है। तो नट्स फिर हमारे उसके बाद होते हैं कुछ बीज, और ये नट्स जो हमारे होते हैं इनके अंदर जैसे कि बादाम है, पिस्ता है, काजू है, अखरोट है, हमारा हेजल नट्स होते हैं, हैम सीड्स होते हैं। ये बाहर के देशों में ज्यादा होते हैं, हमारे इसमें तो काजू बादाम ये सब हम इनको जानते हैं। पंपकिन सीड्स होते हैं जो हमारे, पंपकिन सीड्स किसको कहोगे? पंपकिन पता ही है क्या होता है? एनीवन? मैम क्वेश्चन रिपीट कर दिए। हाँ जी। आपने क्या पूछा, एक बार रिपीट कर दीजिए। पंपकिन सीड्स। मैम वो जो कद्दू आता है उसके अंदर जो हाँ, बीज रहते हैं ना, कद्दू, उससे कद्दू निकलता है। के अंदर, वेरी गुड। सनफ्लावर सीड्स बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। फ्लैक्स सीड्स जो अलसी के बीज होते हैं, सीसम सीड्स क्या होते हैं? तिल के बीज होते हैं। और चिया सीड्स, ये सब भी क्या होते हैं? इनके अंदर प्रोटीन होता है। और फिर हमारे जो अनाज होते हैं, होल ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ना कि चावल और उसका कॉम्बिनेशन करते हैं, तो ऑब्वियसली चावलों में, गेहूं में, क्विना में, है ना। फिर हमारे मिलेट्स जो हैं उनमें तो है ही, ओट्स हो गए, बकव्हीट होता है, ये आजकल के जो भी हमारे जो अनाज है इन सब में भी होता है। और साथ ही साथ कुछ सब्जियों में भी होता है प्रोटीन। कौन कौन सी सब्जी होती है? जैसे कि हमारी मटर है, वो हम लेग्यूम्स में गिन लेते हैं, लेकिन हमारी जो है ब्रोकली है ना, हमारे एस्पेरागस हैं। और जब हम और आर्टिचोक्स करके हमारी एक सब्जी आती है, इन सब में हमारे जो है ये जो है प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। तो हम लोगों को जो है प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब बचपन में ना हम लोगों को कहते थे कि भाई अच्छे से खाना खाओ, बड़े कैसे होगे, बड़े कैसे होगे। दूध जरूर पिलाते हमारे उसमें कि नहीं दूध पीना है, दूध पियो, दूध से वो सारा, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि हमारा दूध में जो है ना प्रोटीन काफी मात्रा से हमें मिल जाता है, और जो कि जो हमें क्या है, हमें बढ़ने में मदद करेगा। दूध नहीं पियोगे तो बड़े कैसे होगे, इस तरह के जो है अक्सर हमारे घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स हमें कहते थे। तो प्रोटीन का जो बेसिकली काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है सबसे पहले बॉडी बिल्डिंग। वो हमारे बॉडी को बिल्ड करने में मदद करता है, हमारे बॉडी के टिश्यू को मेंटेन करता है, उनकी रिपेयरिंग करता है, और हमारे शरीर की डेवलपमेंट में मदद मदद करता है, कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्लेस ऑफ द वर्न आउट टिश्यू, कहीं पे टू फुट हो रही है उसको भी ठीक करता है, ग्रोथ भी करता है, मेंटेन करता है। तो ये कब होता है? कि जब भी हम जो बचपन से लेके बड़े तक होने तक तो हमें अच्छे से प्रोटीन तो लेना चाहिए, बाकी भी है क्योंकि टूट फुट उसके बाद भी चल रही होती है, लेकिन ग्रोइंग एज में तो बहुत ही जरूरी होता है। और हमारे जो है प्रोटीन जो है बहुत ही हेल्प करती है इसमें, जितनी भी हमारे शरीर की जो भी रिप्लेसमेंट कोई भी जहां पर की जरूरत होती है तो वो उसको करता है। दूसरा इसका फंक्शन हो गया है, ये हमें एनर्जी देता ही है जैसे हमने पहले पढ़ा था। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस में प्रोटीन को क्या होता है? प्रोटीन अपना सिर्फ मेन काम ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। अगर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की कमी रहेगी शरीर में तो फिर प्रोटीन ही हमें एनर्जी देने का काम करता है, ये हमने पहले भी बात करी थी। और इसके साथ साथ ही क्या है, हमारे जो है प्रोटीन जो है रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव सब्सटेंस भी है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस बनाता है जो कि हमारे शरीर के कार्य के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हमारे कुछ हार्मोन्स बनते हैं, हार्मोन्स हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, हमारे ऑर्गन्स सभी ठीक से काम करें, हमारे सेल्स की ग्रोथ हो, रेगुलेट हर चीज को करते हैं। तो प्रोटीन का काम हमारे लिए वहां पर भी बहुत जरूरी होता है। कुछ एंजाइम्स हमारे शरीर में बनते हैं, एंजाइम्स मदद करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को सब ठीक से चलने में। तो वो जो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं जैसे कि हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं, या किसी जो भी किसी जैसे एनर्जी बनने में भी हमारे हैं, या किसी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उनको तोड़ने का भी काम करते हैं बेसिकली। जैसे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए उसको किसी ना किसी एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है ताकि वो उसके जो सिंपल जो ब्लॉक्स है वो उसमें कन्वर्ट हो जाए। साथ ही साथ ये हमारे शरीर के अंदर जो है हमारे हार्मोन्स को भी बनाने में काम करता है। हाँ, हार्मोन्स का मैंने बोल दिया। और साथ ही साथ प्रोटीन का क्या काम है? एक जगह से दूसरी जगह को सामान लेके जाने में मदद करता है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। अगर कोई बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल है तो वो उसको लेके जाता है। कैसे लेके जाता है? जैसे कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन होता है, वो क्या करता है? हमारे ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है।
हीम बेसिकली जो उसमें होता है, तो वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन बेसिकली हमारा प्रोटीन वो है, तो किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ ये हमारे बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडीज भी बनाते हैं, जो कि हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, ठीक है ना, जो हमारे बीमारी के समय जो हमारी मदद करते हैं। कुछ प्रोटीन होते हैं, जैसे कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि इंसुलिन टाइप का है, वो भी हमारे प्रोटीन से ही बनते हैं, जो कि हमें बॉडी के फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। अगर नहीं तो फिर हमें कोई ना कोई बीमारी होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो ये हमारा जो है प्रोटीन का, हाँ, प्रोटीन एज ए कैरियर भी वही जैसे मैंने अभी बताया कि ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, और लास्ट में है एनर्जी गिविंग फंक्शन, जो कि हमने पहले बात करी थी कि मेन का जो इसका एनर्जी गिविंग का तो काम होता ही है। तो ये बेसिकली हमारे बॉडी के जो मसल्स के फाइबर में जरूर प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए फिर मसल से ही मूवमेंट हमारे शरीर के अंदर होती है, हमारे किसी और टिश्यू या किसी और उसमें नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट का कारण हमारे मसल्स होते हैं, और मसल्स को बनाने में हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही जरूरी कार्य करते हैं। अब इसकी कमी हो या ज्यादा कुछ हो जाए तो क्या होता है, अगर पहले हम कहेंगे अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो हम इसको दो बीमारियां हम इनको मान के चलते हैं बच्चों में, जैसे कहते हैं क्वार्शरकर और एक होता है मैरेस्मस। तो क्वार्शरकर जो होता है, हाँ थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। क्वार्शरकर में किस लिए डेवलप हो जाता है, अगर भोजन में आपके प्रोटीन की मात्रा ठीक से नहीं जाएगी, तो आपको क्वार्शरकर नामक का रोग हो सकता है, जिससे कि जो नॉर्मल ग्रोथ जितनी होनी चाहिए उम्र के अकॉर्डिंगली, तो वो नहीं हो पाती है। तो इसके जो लक्षण होते हैं, इसमें क्या होता है, इडीमा हो जाता है, जैसे कि पेट पे जो है सूजन आ जाती है, उसका लिवर बड़ा हो जाता है, उस वो कई बीमारी से जो है ग्रसित होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ लेता है। चिड़चिड़ापन होता है, और उसकी मसल्स पूरी तरह से डेवलप नहीं होती, तो मसल्स जो है वेस्टिंग होती है, मतलब मसल बहुत ही बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कंकाल है, वजन उसका जो होता है कम रहता है, ठीक है। और हाँ, अगर प्रेग्नेंट वुमेन्स को इसीलिए वहां पर बोला जाता है कि अपने खाने का ध्यान रखो, अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उनके गर्भ में जो पल रहे बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। और अगर जो लैक्टेटिंग मदर्स होती है उनको भी ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे को पूरी मात्रा में जो है उनको जो है फीड कराए, उनका जो है दूध जो है उनको जाए। एक मिनट, ओके। तो इसमें मेरास्मस का नहीं लिखा है। मेरास्मस जो होती है वो भी एक मेल न्यूट्रिशन की ही बीमारी होती है, जहां पर हमारे जो एनर्जी और प्रोटीन दोनों की जब डेफिशिएंसी होती है, तो उसमें जो है ग्रोथ उसमें भी रुक जाती है, आंखें बिल्कुल अंदर धसी हुई होती है, चमड़ी सूखी सी होती है, बाल रूखे से, वहां पे बच्चे को दस्त लग रहा होता है, इम्यूनिटी होती ही है, पेट में इन्फेक्शन होता है, दूध भी उसको पच नहीं रहा होता, उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और कुछ ब्रेन इन्फेक्शन वगैरह भी उनको होने के चांसेस होते हैं। और डोज कितनी लेनी चाहिए यहाँ पर नहीं मेंशन है, लेकिन एक रिकमेंडेड डोज जो होती है वो हमारी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही होती है। तो मेंस में जो हम कहते हैं 54 ग्राम पर डे लगभग होनी चाहिए, और स्त्रियों में 46 ग्राम पर डे लगभग होनी चाहिए। वहीं अगर जो स्त्रियां प्रेग्नेंट या लैक्टेशन की तरफ होती हैं, ये डोज उनकी बढ़ जाती है, उनको अपने जो है ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंगली जो है उनको बताया जाता है कि उनको अपना ध्यान रखना चाहिए, और वहीं पे जब वो स्तनपान कराती हैं तो भी उनको ध्यान रखना चाहिए। तो प्रोटीन का इसीलिए हम लोग अपने भोजन में उचित मात्रा में सेवन करें, और क्योंकि हमारी ग्रोइंग एज के लिए बहुत ही जरूरी है। अब जैसे मैम कि फीमेल का पहले ही कितना मैं, बताया? हाँ जी, फीमेल का हाँ कितना जी, ग्राम बताया? मेल में 56 फीमेल का लगभग लगभग मैं बता रही हूँ, लेकिन ये वजन के हिसाब की बात होती है, 54, और फीमेल्स में 46 लगभग लगभग, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वाटर आ गया, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है। कौन बताएंगे प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ होता है? मैम प्रोटीन का डाइजेशन तो पास होता है, जो बाइल जूस होता है वो जो है मैम इसको डाइजेस्ट करता है। हैं? हेलो, आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ, बताइए।
मैम ये हमारा जो सबसे मैम जो है हमारा प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा मैम डाइजेशन जो है डुोडेनम के पास में डुोडेनम के अंदर होता है। जो बाइल जूस आती है आता है हमारे गॉल ब्लैडर से, वो मैम प्रोटीन को बाइल डाइजेशन जूस में। जो है, आप सुनिए, बाइल जूस जो आपके लिपिड के डाइजेशन में मदद ज्यादा करता है। प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है तो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है ना? हाँ जी, ये तो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है ना, जैसे नहीं, हम प्रोटीन का। देखिए मैंने आपको पिछली क्लासेस में जब हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट बताए थे, मैंने आपको पूरा बताया था कि उनका डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है। प्रोटीन का मुंह से नहीं शुरू होता है। प्रोटीन का जो पाचन शुरू होता है मुंह में, तो खैर आप जब भी भोजन है चबाना शुरू करेंगे, पेट में जाकर होता है। पेट में जो हमारा एंजाइम प्रेजेंट होता है, पेप्सिन होता है, वो हमारे प्रोटीन के ऊपर काम करना शुरू कर देता है, उसकी पाचन क्रिया में वो मदद करता है। उसके बाद फिर वो ड्यूडेनम में तो जाने के बाद करता ही है। फिर बाकी हमारा जो है छोटी आंत के ड्यूडेनम के पोर्शन में ही सारी वहां पर हमारे जो होते हैं अमाइनो एसिड्स वगैरह, उनका जो है शुरू हो जाते हैं। वहां पे हमारे जो एंजाइम्स आते हैं, ट्रिप्सिन होता है और काइमोट्रिप्सिन होता है, ये हमारे वहां पर उसको पाचन करने में मदद करते हैं, लेकिन पेट में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, पेप्सिन नामक जो है एंजाइम से वो उसका वो करता है, बाकी फिर उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जैसे कि हमने पहले बताया था। मैम एक जो गैस्ट्रिक जूस फिर होता है, जी गैस्ट्रिक जूस जो होता है, हाँ पेट में उसी के थ्रू होता है ना, गैस्ट्रिक जूस के हाँ, थ्रू। उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ना, जो अलग अलग कार्य पे काम करते हैं। तो इसके अंदर जो उनके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, पेप्सिन होता है, वो आपके प्रोटीन के ऊपर काम करता है। ठीक है, जो उनकी जो पेप्टाइड लिंकेजेस होते हैं ना, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं जो अमाइनो एसिड्स के अंदर प्रेजेंट होती है, वो उनको तोड़ता है, जिससे कि वो जो है हमारे अमाइनो एसिड्स और वो छोटे में टूट जाते हैं। तभी हमारा शरीर, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज को एब्जॉर्ब ही नहीं करता, फिर वो उसको सिंपल फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फिर छोटी आंत में तो जाके होता ही है, वहां पे हमारे पैंक्रियाज से हमारे जो एंजाइम्स आते हैं वो रिलीज जो करता है, जो पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं, वहां पे फिर हमारी जो है बाकी इनकी प्रेजेंट हो जाती है। चलिए, अब नेक्स्ट हम करें, फैट मैम हम एक कर छोटा चुके सा थे। क्वेश्चन था। हाँ मैम पूछिए। मैम जो बाइल जूस होता है वो प्रोटीन को बेसिकली मतलब डाइजेशन में महत्व रोल नहीं अपना निभाता है, ऐसा बोल सकते हैं? बाइल जूस हाँ, जो है क्या कह रही? जब आता है मैं बोल रहा मैम कि जो गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आता है, तो वो जो है मैम ये क्या बोलते हैं, प्रोटीन को डाइजेशन में अपना रोल नहीं निभाता है ना? नहीं, वो उसका मेन रोल होता है लिपिड के डाइजेशन में। ठीक है। मेन मेन उसका काम होता है, वो लिपिड के डाइजेशन में ही उसका जो है काम होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हम अब वाटर की हम बात कर लेते हैं। एक मिनट, स्लाइड कहाँ चली गई? दिखाई दे रही है सबको? पानी, जैसे कि पानी भी हमारा बहुत मात्रा में शरीर में चाहिए होता है, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर में क्या काम करता है, बताए? एनीवन? आवाज आ रही है? मैम आ रही टेम्परेचर आवाज। मैम ये टेम्परेचर बैलेंस करता है वाटर। बॉडी टेम्परेचर बैलेंस करता है और हम्म, सभी फंक्शन में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। 70% होता है हमारे बॉडी में। वेरी गुड। और अब्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, हर चीज के जो एब्जॉर्प्शन के उसमें भी इसका जो है कार्य होता ही है। ठीक है ना? ओके, तो पानी जो है बेसिकली, इसके बिना हम कुछ भी नहीं सोच सकते। भोजन के बिना हम कितने दिन तक रह सकते हैं? महीनों तक रह सकते हैं। 21 डेज ऐसा माना जाता है। हाँ, लगभग 1 महीने तक हम कह सकेंगे। ठीक है ना? खाने के बिना हम जो है ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक रह सकते हैं। पानी के बिना हम कितने दिन तक रह सकते हैं? 11 डेज। 11? नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो आई तो एम जस्ट आस्किंग, मतलब हम 5 रैंडम डेज। एक हफ्ता तक हम निकाल हाँ सकते हैं, लेकिन
किसके बिना हम कुछ क्षण भी नहीं रह सकते? वायु। ऑक्सीजन। वायु। श्वास के बिना, है ना, उसके बिना तो हम शायद ही, वो तो ठीक है आप योग के साधक हो, आप कुंभक लगाना जानते हो, तो पर इसके बिना नहीं। तो जो हमारे जो वाटर है बेसिकली ये हमारा जो हमारे मेन जो आइटम है इसमें हाइड्रोजन और हमारे ऑक्सीजन से ही मिलके बना है। तो इसमें जो हमारा हाइड्रोजन का एक कंपाउंड होता, एक एटम होता है, और हमारे ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं, ये दोनों H2O, जो कि आपको पता ही है सब हम लोग, लेकिन ये हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो हम जो है ये हमारे शरीर में रहना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे शरीर के बहुत सारे कार्य में इसका रोल होता है। सबसे पहला जो है कि हमारे शरीर के अंदर जो है 70%, हम अप्रोक्सीमेटली 60% इधर लिखा है, तो हमारे शरीर के अंदर, लेकिन जो है ये बहुत जरूरी होता है हमारे शरीर के अंदर, सेल में, टिश्यू में, हर जगह पे इसकी जो है प्रेजेंस होनी जरूरी होती है क्योंकि हमारे जितना हमारा प्लाज्मा है, हमारे जितने भी फ्लूइड्स हैं वहां पर ये प्रेजेंट होता है। जैसे कि अभी हमने बताया कि डाइजेस्टिव जूस जिन्होंने बोला, इसका मतलब वहां पे भी हमारा जो है वाटर प्रेजेंट होता है, सलाइवा में भी प्रेजेंट होगा, हमारे यूरिन में होता है, हमारे फीसिस में होता है, मतलब हमारे स्टूल में होता है, हमारे पसीने में होता है, हमारे ब्लड में होता है, हर जगह ही होता है, सेल के अंदर भी होता है, सेल के बाहर भी होता है। तो ये बहुत ही जरूरी होता है। तो ये बेसिकली हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी, जैसे अभी किसी ने कहा कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है, कि हमारे शरीर के जो हीट अगर बढ़ जाती है तो उसको रेगुलेट करता है, या हीट अगर कम हो रही है ना, तो वो इस हिसाब से हमारी बॉडी जो है पसीने निकाल के जो है इवेपोरेशन कर देती है, तो हमारे शरीर ठंडा हो जाता है। और अगर गर्मी होती है तो हम उसी हिसाब से ही अपने बॉडी के जो है टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। तो पानी की जो मात्रा होती है वो हमें करती है। फिर दूसरा जो है कि हमारा ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काम करता है कि इसके अंदर हर चीज जो होती है घुल जाती है। हमारे ज्यादातर ऐसी चीजें होती है कि जो हमारे इसके अंदर घुल जाती है। तो कोई भी चीज होती है कि हमें ट्रांसपोर्ट करनी होती है तो इसी के अंदर से ही वो हमारे घुल के निकल जाती है। वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, वो इसी के अंदर घुल के ही हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। एक जगह से दूसरी जगह जो भी जानी होती है वो इसी के अंदर ही डिसॉल्व होके जाती है। और हमारे काफी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो भी इसी की प्रेजेंस में भी होते ही हैं। ये नमी भी प्रदान करती है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसा ड्राई नहीं होता है, ह्यूमिड रहते हैं, मॉइस्ट रहते हैं, तो ये लुब्रिकेंट भी देने का काम करता है। जैसे हमारे मुंह के अंदर सलाइवा है, आंखों के अंदर भी आप पलके झपकाते हैं तो एक तरह से आपकी आंखों में नमी बनी रहती है ना। तो हमारे कुछ जो शरीर के अंदर नमी देने का भी काम करते हैं। हमारे जोड़ों के अंदर जो भी वहां पर जो लुब्रिकेंट्स होते हैं उनके अंदर वो भी वाटर प्रेजेंट होता ही है। और हमारे शरीर के अंदर कोई भी जो भी काम होता है वो इसके बिना होगा ही नहीं। चाहे आप किसी चीज को भी एब्जॉर्ब कर रहे हो तो ये भी इसके माध्यम से ही होगी। अब पानी आप कहाँ से ग्रहण करोगे? पानी तो होता ही है कि एक हमने भाई ग्लास अपने निकाला बॉटल में से, मटके में से, कहीं से भी और पी लिया आपको। लेकिन इसके साथ साथ हमें जैसे चाय, कॉफी है, जूसेस हैं, जो बाजार में जो इतने भी एरेटेड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं इनसे भी प्राप्त होता है। लेकिन कुछ सॉलिड फूड से भी आपको प्राप्त होता है, उनके अंदर हमें ऐसे दिखता नहीं है लेकिन उनके अंदर भी हमारे जो है वाटर प्रेजेंट होता है। जैसे कुछ फलों में भी होता है, आप देख खाते हो ना, खीरा वगैरह खाते हो तो कहते हैं ना हाँ ये इनके अंदर लगेगा कि हाँ पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। तरबूज है, तरबूज आप खाते हो, आप देखोगे कुछ भी नहीं हो उसको, वैसे वो सॉलिड लग रहा होता है लेकिन जब आप खाओगे तो आपको पता चल जाएगा 90% उसमें पानी ही पानी होता है। लेकिन जो हम वैसे नॉर्मल पानी पीते हैं हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो फिल्टर्ड हो, साफ हो, गंदा ना हो, नहीं तो हमें अनेक रोग लगने के चांसेस हो जाते हैं, जैसे कि दस्त है, हैजा है, बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती हैं। और इन्फेक्टेड वाटर से हमें बहुत जो है प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, टाइफाइड जैसे जो बीमारी होती है ना, जॉन्डिस वगैरह जो होती हैं, तो ये सब होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमेशा पानी जो है साफ ही जो है पीना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ से ले रहे हैं। क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर की है जो हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सब्जियां दी गई हैं जिनमें कितनी उसकी मात्रा होती है, जैसे कि हमारे पालक में 92.1% है, पम्पकिन में, पीज में, मटर में भी है, एप्पल में भी है ना, दूध में तो है ही, आपको लिक्विड लगता ही है,
गेहूं में भी देखिए 12.8 है, चावल में भी 13.6 है, बंगाल और हमारी दालों में भी चोरी के इरादे से सब जो है मिलता है। ठीक है, इन सब में हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के, भी समय है ना 10 मिनट का, हम कर लेते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो इनकी हमें शरीर के अंदर हमारे कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन इनकी प्रेजेंस भी बहुत जरूरी होती है। अगर ये नहीं होंगे तो भी हमारे शरीर में कई तरह की हमें बीमारी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो हमारे आते हैं वो आते हैं हमारे विटामिन्स और मिनरल्स। तो हमने 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे मुख्य रूप से, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, और फिर हमने पढ़ा था वाटर। 4 और 5वां है हमारा विटामिन और 6ठा है हमारा मिनरल्स। ये दोनों है हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये टोटल हो गए 6, जो कि ये हमारे न्यूट्रिएंट्स है, 6 न्यूट्रिएंट्स, आउट ऑफ विच 4 आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड 5 and 6 2 आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो हम पहले आज लेंगे विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन्स जो होते हैं ये बेसिकली हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होने बहुत जरूरी होते हैं, और होते बहुत ही कम मात्रा में हैं। लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो हमें जो है हमारा जो बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। कहीं ना कहीं इनकी कमी की वजह से हमें जो है रोग होने का जो है आशंका रहती है। तो ये विटामिन्स जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक जो होते हैं पानी में ही घुल जाते हैं और एक होते हैं जो वसा में घुलते हैं। तो इनको हम 2 कैटेगरी में हम डाल के चलते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स और द वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। जो फैट सोल्यूबल होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए वसा की जरूरत होती है, और ये हमारे ग्रोथ के लिए, रिप्लेसमेंट हमारे सेल्स के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। और हमारे ये जो फैट सोल्यूबल होते हैं ये हमारे हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। और वाटर सोल्यूबल हमारे 2 ही हैं, विटामिन बी की पूरी जो कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें कई प्रकार के आते हैं, B1 B2 करके ऐसे, और विटामिन सी। क्लियर है? तो आज अब मैं यहीं पे ही करूंगी, कल से हम शुरू करेंगे। तो मैं थोड़ा सा रिव्यू करा देती हूँ। तो हमने जब भोजन खाते हैं, उसे पचाते हैं, फिर वो हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होता है, तो वो हमारे अलग अलग कार्य करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, हमारे शरीर को के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, हमारे सेल्स जो टूट फूट रहे हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए, उनकी रिप्लेसमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सब कहाँ से हमें जो मिलता है? भोजन से मिलता है। तो भोजन हमारे लिए एक फ्यूल का काम करता है कि जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो भोजन के अंदर हमने पढ़ा कि हमारे न्यूट्रिएंट्स होने बहुत आवश्यक होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स ताकि वो हमें ऊर्जा भी दें, हमारी ग्रोथ भी प्रॉपर रखें, हमारी टूट फूट भी करते रहें। तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग काम होता है। तो हमने देखा था कि हमारे 6 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें कम मात्रा में चाहिए होती है, लेकिन इंपॉर्टेंस उनकी भी जरूरी है, होने शरीर में सारे ही चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, वाटर भी हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है। तो अब हम आगे की उसमें हम बात करेंगे विटामिन्स की। विटामिन्स बेसिकली हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और ये हमारे भोजन में बहुत कम मात्रा में जरूरी क्यों होते हैं? क्यों हमारे शरीर की जो क्रिया प्रणाली है वो सही रूप से चलती रहे, और हमें जो है हम स्वस्थ रहें। ये हमें कोई भी जो है ऊर्जा नहीं देंगे, एनर्जी बनाने में नहीं मदद करेंगे, लेकिन ये हमारे भोजन में होने जरूर चाहिए। ये बाकी कई कार्यों में हमारी मदद भी करते हैं, ठीक है ना? तो जैसे कि हमारे जो एंजाइम्स जो होते हैं, जो कि हमारे अभी हम जैसे पाचन क्रिया में मदद करते हैं, जो डाइजेशन में मदद करते हैं, या कहीं और कुछ जो केमिकल रिएक्शन हो रहा हो ऊर्जा बनाने में जो है, वहां पर इन सब का जो है मदद करने का काम होता है। तो फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल जो है हमने देखा, फैट सोल्यूबल और द लिपिड सोल्यूबल हमारे होते हैं A, D, E and K। तो इनकी विटामिन ए, डी, ई एंड के अगर ये हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होने चाहिए, या वो जब अगर हम उनको लेते हैं, खाते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह पे जब उनको वो कार्य करने के लिए जाते हैं, तो इनको वसा या तेल की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ये
फैट सॉल्युबल हमारे जो है वाइटामिन्स होते हैं। और ये हमारे शरीर के अंदर इनका भी अलग अलग काम होता है, अलग अलग वाइटामिन का अलग अलग काम है, और ये हमारे शरीर से इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलते हैं। दे आर नॉट रेडिली एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ये यूरिन के से बाहर नहीं निकलते हैं, ये स्टोर हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि फैट के साथ है ना, तो ये वाइटामिन्स हमारे शरीर के अंदर स्टोर हो जाते हैं, जैसे कि लिवर में या जहां पर भी हमारा फैटी टिश्यू होगा, एडिपोज टिश्यू होगा, ये वहां पे हमारे स्टोर हो जाते हैं। तो तो ये बहुत ज्यादा जो है हमारे उसमें इकट्ठे स्टोर हमें उचित मात्रा में लेने चाहिए, कि अगर ये ज्यादा बहुत एक्सेसिव आप लोगे तो वो कहीं नुकसान ना करे, क्योंकि ये स्टोर होते हैं हमारे उसमें। तो मात्रा हमें हमेशा विटामिन्स की बहुत सही से लेनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि आप कितना भी ले लो, उनकी स्टोरेज होगी तो हमें नुकसान भी नहीं करती है, ठीक है ना। तो ये हमारे इसमें अपने हमें देखना होता है कि फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स कई बारी जो है हमें कोई टॉक्सिक इफेक्ट ना दे, तो हम उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो कल की कक्षा से हम इसको करेंगे, और अभी के लिए मैं यहीं पर ही विराम देती हूँ, और अगर अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।